अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, हालात हाज़िरा के हवाले से आज का दिन इतवार होने के बावजूद खासा गर्मा गर्म रहा। मुल्क में जारी सियासी मैच हालात के बहाव और सनसनी के एतबार से दिलचस्प तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। मेरे कप्तान मेरे छोटे कायद की विकेट उड़ाने के लिए यॉर्कर से लेकर लेग कटर तक सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती जा रही है और लगता यूं है कि मैच उनके हाथ से निकल रहा है। मेरे कप्तान यॉर्कर फेंकते हैं तो वो हाफ वॉली बन जाता है और बाउंसर फेंकते हैं तो हुक हो जाता है। गुज़िश्ता 10 माह में मेरे कप्तान एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन मेरे छोटे कायद विकेट पर यूं जमे हैं जैसे बैट कैरी किए बगैर पेविलियन में वो वापस नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मैडम साहिबा की धुआंधार बैटिंग जारी है और वो मुसलसल क्रीज से निकलकर खेल रही हैं। कोई भी उनकी लफ्जी गोलाबारी से महफूज नहीं। आज भी रावलपिंडी में उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान सिर्फ मेरे कप्तान ही नहीं बल्कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस का नाम लेकर उन पर बराह रास्त तनकीद की। हालत बुलाती है तो कहता है मेरी टांग खराब है, टांग का प्लास्टर ना हो गया, पेशावर की बीआरटी हो गई जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं अदलिया की बात नहीं करती, मैं फैज के चेले चांटों की बात करती हूँ जो फैज के जाने के बाद भी आज उसका काम कर रहे हैं। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, मैडम साहिबा ने मेरे कप्तान की जेल भरो तहरीक पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी भी दे दी। लोगों को कहता है जेलें भरो और खुद रात को डोगर को फोन करके कहता है कहीं आज पुलिस मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही। जिस दिन राना सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। नाज़रीन, आज की तकरीर में मैडम साहिबा के मुखालिफिन पर हमलों का सिलसिला ना रुका और उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद और परवेज इलाही की लीक होने वाली मुबैना ऑडियोज पर भी तनकीद की। कल परसों ऑडियो आई है, वो परवेज इलाही साहब की सुनी है ना, कह रहा है जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की अदालत में बेंच बनवा दो ताकि हमारा मामला हल हो जाए। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा ऑडियो में कह रही थी वो डोगर साहब को जिनको अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस ने लगाया है उसको कह रही थी फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में साडे बंदे बैठे हुए ने ते किन्नू दस रहे हो, सानू भी पता है ताडे बंदे बैठे हुए ने। नाज़रीन, मैडम साहिबा के जोरदार बाउंसर्स के कुछ ही देर बाद मेरे कप्तान खुद मैदान में आ गए और उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए गुफ्तगू टेप करने को खिलाफ कानून करार दिया। उन्होंने अपनी अहलिया और दूसरे रहनुमाओं की गुफ्तगू टेप करने को बुनियादी इंसानी हकूक और मुल्की सलामती के मुनाफी करार दिया। मैं अपनी बीवी बुशरा बेगम की तरफ से कि उनका राइट वायलेट हुआ, मेरा राइट वायलेट हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल बात कर रहे हैं अपनी लाइन से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, अगर वो टेप हो रहा है और उसको फिर रिलीज कर रहे हैं तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ और बड़ा खतरनाक है मुल्क के लिए। नाज़रीन, बस आपको ये याद कराना भी ज़रूरी है कि फ़ोन टैप करने के मामले पर अब जो मौक़िफ़ मेरे कप्तान ने अपनाया है ये माजी में उनका मौक़िफ़ नहीं था। इससे पहले वो क्या कहा करते थे, सुनिएगा ज़रा। नाज़रीन, मेरे कप्तान का ताज़ा तरीन यू टर्न आपने मुलाहिज़ा किया, लेकिन आपको एक अंदर की बात बताता चलूँ कि मेरे कप्तान के सियासी मुखालिफिन उनके यू टर्न पर खुश नहीं होते बल्कि उस मौक़िफ़ से खुश होते हैं जिस पर मेरे कप्तान डट जाएँ। माजी करीब के मिसाल ले लें तो लॉन्ग मार्च करने और असेंबलियाँ तोड़ने के मामले ऐसे हैं जिन पर मेरे कप्तान अपने फैसले पर डटे रहे। उनके यू टर्न ना लेने का फ़ायदा सियासी मुखालिफिन को हुआ और मेरे कप्तान 2 सूबों की हुकूमत से महरूम होने के बाद तकरीबन बंद गली में पहुँच चुके हैं। मेरे कप्तान का ताज़ा तरीन सियासी फैसला जेल भरो तहरीक का है जो बुध से शुरू हो रही है। जब इस सिलसिले का आगाज होगा तो ही सियासी तहरीक की दुरुस्त नौयत का अंदाजा हो सकेगा। मुल्की सियासत का पारा तेजी से हाई होने के बाद मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मुल्की तारीख की वाहिद कामयाब जेल भरो तहरीक MRD ने चलाई थी जिसमें 15,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। उस वक्त मुल्क की आबादी 8.5 करोड़ थी, इस वक्त मुल्क की आबादी 23 करोड़ है। मेरे कप्तान कितने लोगों को गिरफ्तारी देने पर आमादा कर पाएंगे? सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ ने रोजाना 200 अफराद की गिरफ्तारी देने का फैसला किया है और यह सिलसिला 8 दिन तक जारी रहेगा। 1600 अफराद की गिरफ्तारी से हुकूमत पर कितना दबाव पड़ेगा? सवाल नंबर 3, जेल भरो तहरीक का जो शेड्यूल बताया गया है उसके मुताबिक पंजाब के 7 शहरों और पेशावर में कारकुन गिरफ्तारी देंगे। कराची जैसे बड़े शहर में जहां से 2018 में तहरीक इंसाफ ने काफी नशिस्तें जीती थी, वहां गिरफ्तारी देने के लिए मेरे कप्तान को कोई कारकुन नहीं मिला क्या?
सवाल नंबर 4, पाकिस्तान की 99 जेलों में 64,000 कैदियों की गुंजाइश है, जबकि 85,000 अफराद पहले ही जेलों में बंद हैं। अगर ज्यादा लोग गिरफ्तारियां दे देते हैं तो हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? सवाल नंबर 5, मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में जिस तरह आज हाजिर सर्विस जजों का नाम लिया, क्या इस पॉलिसी को दुरुस्त कहा जा सकता है? सवाल नंबर 6, मरियम नवाज ने अपनी तकरीर को इलेक्शन की तैयारी करार दिया, क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मोड में आ चुकी है? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान की जेल भरो तहरीक का मकसद इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कराने का अमली तरीका यही है कि मेरे कप्तान मेरे छोटे कायद के साथ बैठ जाएं। मौजूदा हालात में इलेक्शन हुए भी तो उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी होगी? सवाल नंबर 8, क्या मेरे कप्तान मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत होने वाले इलेक्शन के नताइज को तस्लीम भी करेंगे या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन्स मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने हमें वक्त दिया। सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन खावर घुमन साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, हफ्ता शुरू होने जा रहा है, ये बड़ा क्रूशल हफ्ता कंसिडर किया जा रहा है सियासी हलकों में, क्योंकि मेरे ख्याल में कई डेकेड्स के बाद, मुझे याद नहीं पड़ता, मैं तो जाहिर बात है आपसे बहुत जूनियर हूँ, याद नहीं पड़ता कि आखिरी किसी कोई हालिया तारीख में किसी सियासी जमात ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया हो। वो MRD है 82 वाली, उसके बाद तो मुझे नहीं याद आता। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बड़ा अहम हफ्ता है जो अब शुरू होने जा रहा है। क्या रिप्रिकॉशंस होंगे सर? देखें, आपने बहुत अच्छी बात की, मेरी मदद की आपने बता के कि 1600 लोग गिरफ्तारी देंगे, जो अब तक बताया गया। हाँ, तो मतलब है अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं 15,000 लोगों की गिरफ्तारी का विद 1600 लोग, और ये गिरफ्तारियाँ भी 2 सूबों में, वो गिरफ्तारियाँ पूरे पाकिस्तान में दी जाती थी। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। हाँ। और उस MRD की तहरीक के अंदर जितनी जानी कुर्बानी सिंध में लोगों ने दी है वो तारीख का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, हम नहीं चाहते, मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्टिविस्ट होने के नाते मैं समझता हूँ कि कारकुन को मार नहीं पड़नी चाहिए, उसको डंडा नहीं पड़ना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप सड़क पे आ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे कि मुझे गिरफ़्तार करो, तो ऑप्शंस ख़त्म हो जाती हैं इंतज़ामिया के पास, उनको गिरफ़्तार करना पड़ता है। अब 2 तरीके हैं, एक तो आपने जो बताया 99,000 वगैरह जेल हो गया, एक तरीका और भी था जो हमारे साथ होता रहा। हमें यहाँ से पकड़ते थे, ट्रक में डालते थे, छंगा मांगा छोड़ाते थे, कहते उतरो, हम दर बदर धक्के खाते हुए फिर वापस आ जाते थे। नहीं, अब तो उबर की सर्विस है। हाँ, एक तो उबर की सर्विस का आप फराहम करवा दें होंगे उनको। दूसरा कि क्या रीज़न क्या है, उसका तो रीज़न थी कि MRD वालों का मुतालबा था कि हमें इलेक्शन चाहिए और हमें आप इलेक्शन दें, इस मार्शल लॉ को ख़त्म करें। मार्शल लॉ था, आज तो मार्शल लॉ नहीं है, आज तो डिबेट सिर्फ ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि इलेक्शन कराओ, दैट इज़ दी ओनली थिंग। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें से कुछ निकलेगा, और ये फायर बैक भी कर सकता है। वो किस तरह? नाकामी भी हो सकती है, नाकामी की ऐसे तो कोई नहीं है ना, कोई आप परफेक्ट चीज़ चला रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अफसोसनाक होगा अगर ऐसा हुआ। खावर घुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं जरा खावर साहब से भी इस सिलसिले में बात करना चाहूँगा। खावर साहब, सर ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे इमरान खान साहब ने, उन्होंने, और इससे पहले जब वो स्पीचेस करते थे तो ये कहते थे कि ये आखिरी कार्ड होगा जो वो खेलना चाहेंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब की माजी की तहरीकों को आप उठा के देखें, उन्होंने 126 दिन का धरना दिया, उसके बाद दोबारा उन्होंने 2017 के अंदर भी एक अटेम्प्ट की थी धरना देने की, वो भी नहीं चला था। लॉन्ग मार्चेस भी जितने उन्होंने अटेम्प्ट किए वो भी कामयाब नहीं हो सके। तो आप समझते हैं कि अगर ये तहरीक भी, एक तो जाहिर बात है, सबसे पहले ये भी बताइएगा कि क्या नंबर होगा जिसके बाद हम ये कह सकेंगे कि हाँ, इमरान खान साहब ने एक साइजेबल क्राउड जो है जेलों में डालने में वो कामयाब हुए हैं और अब ये तहरीक कामयाब होगी, और इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो फिर इमरान खान साहब के पास क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखें, जो जेल बरो तहरीक की तारीख है, जो गांधी के ज़माने में हुई, उसके बाद मेरे ख्याल में 70s के ज़माने में भी PNM ने शुरू की थी कुछ अरसे के लिए, और बाद में MRD की तहरीक को पीपल्स पार्टी ने शुरू की जना ज़िया के ज़माने में। फिर वो अल-ज़ुल्फ़िकार वाला वाक़या हो गया और उसके बाद वो उसमें से हवा निकल गई। जो मैंने थोड़ी बहुत तारीख पढ़ी है इस हवाले से, ये सिंबॉलिक होती है। सिंबॉलिक क्या होती है कि मुल्क के अंदर उस वक्त जो है आइन की अमलदारी पूरी तरह नहीं हो रही, लिहाजा उसके सामने जो है एक पॉलिटिकल जो पार्टी है जो जिसका ख्याल है कि अमलदारी नहीं हो रही, तो वो अपना एक प्रोटेस्ट करती हैं और अपने आप को पेश करते हैं कि ठीक है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही, जो आइन के मुताबिक हमारा एक आइनी हक है और हमारे जो बुनियादी हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, तो उस हवाले से वो फिर अपने आप को जो है आइन और कानून के सामने पेश करते हैं।
देखिए मौजूदा हालात में जो सबसे अहम सवाल क्या है, सवाल ये है मंसूर के एक अक्सरियती राय मीडिया की और पाकिस्तान के अंदर ज्यादा तबसरा नगारों की ये थी कि 2018 के इलेक्शन जो हुए, इमरान खान को सहूलतकारी हुई और उस सहूलतकारी की बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। कतई नजर इसके कि 2002 के इलेक्शन हों, 2008 के आरओ के वो जो एनआरओ के इलेक्शन हों, 2013 के जो आरओज के इलेक्शन हों, और इसके बाद हम 2008 में पहुंच गए। हमारे मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड सिस्टम रहा है, ये एक हकीकत रही है, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार एक खास सतह के ऊपर रहा है। इमरान खान ने अच्छा या बुरा जो भी स्ट्रेटजी है, डेफिनेशन आप 2018 के इंतखाबात के बारे में भी यही कहेंगे, आपकी राय यही है कि वो भी एक हाइब्रिड निज़ाम बना था? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमारे मुल्क के अंदर ये एक रहा है, ये हकीकत रही है। अब प्रॉब्लम ये होगी कि इमरान खान के ऊपर इल्जाम ये तनकीद रहा कि जी ये इसको एक अपनी मर्जी का एक जो है मिलिट्री के अंदर जो क़यादत की तब्दीली है वहां पे भी अपनी मर्जी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के अंदर मर्जी चाहिए, निजाम के अंदर अपनी मर्जी की चाहिए, और वो सारा कुछ उसने कोशिश की। एक राय की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर सबके नाकाम हो गया। इमरान खान अब अपनी हुकूमतें दो असेंबलियां डिसॉल्व करके, इमरान खान इस वक्त जो उसके पास जो वाहिद उसने जो ऑप्शन लिया हुआ है वो है अवाम की अदालत। इस वक्त अगर बज़ाहिर आप इसको बजूर बात कर सकते हैं, जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी, कि बज़ाहिर हमें ये नजर आ रहा है कि तमाम जो इस वक्त जो इक्वेशन है पावर कॉरिडोर्स की, वो एक साइड पर है, इमरान खान दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कर लें, आज की अखबार भी आप डॉन पढ़ लें या कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर उठा के देख लें, वो जो आर्टिकल है, वो जो 105 है, 218 है, 220 है, 222 है, 224 है, नॉट लेटर देन 90 डेज और विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाने के हवाले से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो है वो ये नहीं कह रहा कि आप ये इलेक्शन जो है 90 दिन से आगे बढ़ा सकते हैं। इस वक्त जो है थोड़ा सा जूम आउट करें ना सारी की सारी मंसूर सूरत-ए-हाल को, आपने बिल्कुल बड़े अच्छे सवाल उठाए। मेरी नजर में इस वक्त सवाल और लड़ाई एक ही हो रही है। लड़ाई क्या है? इस वक्त जो हुकूमत के अंदर पीडीएम के अंदर जमाते हैं या बाकी जो उनके मौजूदा हालात के अंदर सहूलतकार हैं बकौल इमरान खान के, वो किसी भी सूरत में नहीं चाह रहे कि इमरान खान को ये इलेक्शन का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि ऑन ग्राउंड इस वक्त इमरान खान का एक पॉपुलरिटी ग्राफ मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेस जो सर्वे जो आ रहे हैं उस हवाले से है। इमरान खान की भरपूर कोशिश है कि मुझे जाना है इलेक्शन की तरफ। इमरान खान इस वक्त एक कानूनी और आईनी ऑप्शन लिया हुआ है और उसी ऑप्शन को वो सामने रखते हैं क्योंकि ये मेरा बुनियादी हक है कि मुझे ये इलेक्शन मिलने चाहिए। क्विकली जो मेरा एक्चुअल सवाल था वो ये था कि सर हम क्या नंबर एक्सपेक्ट करें कि हम ये उसके बाद कह सकेंगे कि हाँ इमरान खान साहब ने जो तहरीक शुरू की है ये कामयाब तहरीक है। व्हाट इज द नंबर इन योर माइंड? मैंने जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये जो जेल भरो तहरीक होती है ये एक सिंबोलिज्म है, एक सिंबॉलिक है ना। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिल्कुल सही बात की कि अगर मुझे जेल में जाना है तो मुझे किसी के थानेदार को जाके थप्पड़ मारना है या मुझे किसी को कोई कानून जो है उसको तोड़ना है, जाके मुझे कोई जिसकी वजह से मुझे जेल में भरा जाएगा, किस सड़क पे ये बैठेंगे वहां से पुलिस उनको आगे साइड पर रखेगी फिर छोड़ देगी। लिहाजा ये बुनियादी तौर पर जैसा मैंने कहा कि अगर आप तारीख पढ़ें जेल भरो तहरीक की जो हमेशा रही है, वो बुनियादी तौर पर यही है कि हमारे जो बुनियादी हकूक हैं वो हमें नहीं मिल रहे। और एक छोटा सा मैं जरूर, आपने एक सवाल बड़ा अहम किया क्योंकि थोड़ा सा मैं क्योंकि मुख्तलिफ जगह के ऊपर रहा हूँ, ये जो बात होती है ना कि जी हुकूमतें वक्त की या डिफरेंट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर वो क्या नजर रखती हैं, वो बिल्कुल नजर रखती हैं। तमाम मुमालिक के अंदर ये होता है, उनके जो अमेरिका के अंदर भी रहा है वाटरगेट स्कैंडल आपके सामने, बाकी जो उनके ऊपर है, लेकिन वहां पर ये होता है कि क्या कोई जो बंदा इस वक्त पावर के अंदर बैठा हुआ है मुल्क के जो नेशनल ट्रस्ट है वहां पे कोई गैर आईनी को गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता कि मैं अपने कमरे के अंदर अपने बाथरूम में कोई कपड़े चेंज कर रहा हूँ या मैं अपने घर के अंदर मैं अपनी बीवी के साथ गप लगा रहा हूँ या आप किसी दोस्त के साथ किसी उसकी भी अच्छे माहौल के अंदर गप। मैं खावर साहब इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, इसको हम डिटेल से जरा नेक्स्ट राउंड में डिस्कस करते हैं। पहले लेट्स फोकस ऑन द ये जो जेल भरो तरीके, फिर मैं इस पर डिटेल से बात करना चाहूंगा। आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट दिया, इसको भी मैं डिटेल से डिस्कस करता हूं। मलिक साहब ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, ये वो कह रहे हैं सिंबॉलिक होता है, ये इससे नंबर गेम का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 1500 1600 या 2000 लोग जो हैं वो चले भी जाएं, एक सिंबॉलिक है। लेकिन मेरा दोबारा वही पॉइंट है कि लाहौर की आबादी, लाहौर से स्टार्ट हो रहा है, 2 करोड़ की तकरीबन आज आबादी है, 1.25 करोड़ से 2 करोड़ डिफरेंट फिगर्स हैं। तो इसमें अगर सिर्फ 1% ही निकाल लिया जाए तो तकरीबन 2 लाख बनता है। अगर 2 लाख का 1% का भी और नीचे आप आ जाएं तो 20,000 बनता है। कम से कम इतना अगर बंदा चला जाए तो हुकूमत बहुत बड़े प्रेशर में नहीं आ जाएगी?
देखिए, मैं समझता हूँ सिंबॉलिक अपनी जगह पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियाँ देना नहीं चाहती, नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहती, अच्छा और कोई गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं होगा। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह आप समझ लीजिए कि ज़मान पार्क में 4 गाड़ियाँ जाती हैं रात को पुलिस की, ऐसे चक्कर लगाने के लिए, जी। और जनाब इमरान खान साहब फौरी ख़वातीन को मैसेज कर दिया जाता है, कुछ ढाल बना के बाहर लोग खड़े हो जाते हैं। लीडर का क्या काम है? अगर वो गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे दें। वो तो मुकदमात में इस वक्त उनको तलब भी किया जा रहा है ना। जी। इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी नहीं देना चाहते, और रोज़ाना ये ऐलान कर दिया जाता है कि हमारे लीडर को अगर गिरफ्तार किया गया तो हम उनके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। यानी खान साहब गिरफ्तारी दे देते अगर ऐसा मसला होता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये सिंबॉलिक इसलिए होती हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स कि वो हुकूमत को किसी बात पे मजबूर करती हैं, ठीक है, प्रेशर डालती हैं हुकूमत के ऊपर, ताकि हुकूमत उनकी बात मानने को तैयार हो जाए। जो आपने बात की 200 या 1600 बंदे पूरे मुल्क में गिरफ्तारी देने के लिए निकल भी आए, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, पकड़ के कहीं और ले जाकर छोड़ देगी। इफ्तिखार साहब बता रहे थे, इफ्तिखार से जो बात कर रहे थे, उसका हुकूमत के ऊपर असर क्या पड़ेगा? आप इलेक्शन चाहते हैं, क्या आप इलेक्शन इस जरिए लेने में कामयाब हो सकेंगे? आप सारी ट्रेन आस्ता आस्ता मिस करते चले जा रहे हैं। आप इस्लामाबाद गए, आपने बड़ा प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन आपको वहाँ से वापस आना पड़ा, आप इलेक्शन नहीं ले सके। उसके बाद आपने असम्बलियाँ तोड़ी, आप इलेक्शन नहीं ले सके। आज आप कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी हम देना चाहते हैं, आप इलेक्शन नहीं ले सकेंगे। इमरान खान साहब की एक एक ट्रेन आस्ता आस्ता, लेकिन सर इसमें एक पॉइंट सवाल ये है कि अगर ये इलेक्शन नहीं ले सकते और उनको इलेक्शन दिए नहीं जा रहे, चले मैं इसको एक मिनट के लिए टेबल के उस साइड पे आके बैठ जाए, तो ये तो गैर आईनी गैर कानूनी बात है कि 90 दिन के इलेक्शन हैं और नहीं हो रहे इलेक्शन। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बुनियादी बात, इमरान खान साहब जनरल इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, इसलिए असम्बलियाँ तोड़ी गई। अब जरा उसको देखिए, जब वो आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे तो इमरान खान साहब से यही मुतालबा PDM में शामिल जमातें इस्लामाबाद में बार बार कर रही थी जब वो इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए थे। इमरान खान साहब का उस वक्त मौक़िफ़ था कि हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे, हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, और खान साहब इंतखाबात की तरफ नहीं गए। हत्ता कि उस आखिरी रोज़ तक, जिस रोज़ अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ कामयाब हुई, उससे पहले भी वो ये बात कोशिश कर सकते थे कि अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले असम्बलियाँ तोड़ दें। सर तो कर दिया ना उन्होंने, और नून नहीं एक्सपेक्ट करी थी वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिया। नहीं, अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले तोड़ सकते थे, लेकिन इस कार्ड को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि वो इक़्तिदार से निकलना नहीं चाहते थे। ठीक है। अब दूसरी बात है जो पंजाब असम्बली है, इस वक्त मसला ये है, जो आइनी बहरान की बात कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली और KP की असम्बली के आइनी जो है तकाजे ये हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवा दिए जाएँ। अब मुल्क आम हालात से 2-4 नहीं है। आप चाहते हैं 2 सूबों में इलेक्शन करवा दी जाए, उसके बाद आम इंतखाबात आने वाले हैं। वाहिद रास्ता इस वक्त मुल्क में, जो आपका सवाल बड़ा अहम सवाल था कि इलेक्शन किसने तय करना है, इमरान खान साहब ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। आप वहाँ बैठ के बातचीत करने को तैयार नहीं हो। इलेक्शन कौन करवाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आप कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। आप इस बात की उसकी मोडेलिटीज़ तय करने को तैयार नहीं है। आप एक सियासी हंगामा करना। अभी आपने एक जुमला बोला कि मुल्क के अंदर गैर मामूली हालात हैं आपके सामने। आइन क्या ये कहता है कि जनाब इस तरह के फलां गैर मामूली हालात हो तो बेशक आप इलेक्शन डिले करें? मैं भी बात करना, मैं बताऊं, बिल्कुल कहता है आइन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इस वक्त पाकिस्तान है, मैं आपसे अर्ज करूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि वो इलेक्शन करवाएगा। अच्छा, इलेक्शन के लिए हालात कैसे होंगे इसका तयन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना है। ठीक। अगर फर्ज करें, अगर आज हालात लाहौर के ऐसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाती है तो क्या इलेक्शन मुलतवी नहीं होते? लेकिन वो तैयार है इलेक्शन कराने। मेरी गुजारिश सुने, इलेक्शन कमीशन तैयार है सर। इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ये जो चीज़ें कही हैं आप देख लें, उसमें भी इलेक्शन कमीशन की अपनी रिजर्वेशंस हैं, और उसको भी बैठ के सियासतदानों ने तय करना है। जब ये आप ये इंतजार करेंगे, थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा अगले अपने सेगमेंट में, हम कहते हैं कि ये ऐसा ही होता रहा है। सबसे बड़ी इस मुल्क के अंदर दानिशवरों ने बददियानती ये की है कि हमने मिक्स करने की कोशिश की है 2002 को, हमने 97 को, हमने 2008 को, 2018 के साथ। आप तारीख उठा के, नहीं मेरी गुजारिश सुन ली 1 मिनट के लिए। इफ्तिखार साहब इस पूरी सियासी तारीख से वाकिफ हैं, आप मुझे पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक इलेक्शन बता दें। मैं गुजारिश घुमर साहब, मुझे इलेक्शन करते हुए उम्र गुजर गई, एक इलेक्शन बता दें जहाँ किसी से टिकट रात को वापस करवाया गया हो। अच्छा। एक इलेक्शन बता दें जहाँ टिकटों के फैसले बैठ के कहीं और होते हों। ठीक है, सपोर्ट मिलती रही होगी एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन कोई एक इलेक्शन बता दें जहाँ लोग रात को PMLN का, पीपल्स पार्टी का टिकट लेके जाएं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2018 के इलेक्शंस का आपके मुताबिक मुआवजा 2008, 2013 या 2002 के साथ नहीं किया जा सकता? किसी इलेक्शन के साथ। खावर साहब कमेंट करना चाह रहे हैं, मैं कमेंट लेनी। जी खावर साहब बोलिए। देखें, बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी 24-25 साल इस शहर इक़्तिदार के अंदर रिपोर्टिंग करते हुए हो गए हैं। नसरुल्लाह साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, इसमें कोई बदबयानती या वो वाला कोई अमल नहीं। फैक्ट्स हैं कि क्या इस मुल्क के अंदर NRO हुआ कि नहीं हुआ, एक हकीकत है कि नहीं है, जिसको फिर बाद में कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका, एक गैर आईनी इक़दाम के तौर पर उसको लिया गया।
اگر زیادہ آپ کو حقیقت چاہیے تو یہاں پہ شہر اقتدار کے اندر چیف جسٹس ابتہار چودھری صاحب کے ساتھ جو آروز کا ایک الزام لگایا تھا، میں نے نہیں لگایا تھا، آصف علی زرداری صاحب نے لگایا تھا. اگر اس زمانے میں ایک جو کال ہوتی ہے لاہور سے، جو ایک کارواں شروع ہوتا ہے لانگ مارچ، اور گجرانوالہ کے اندر ایک فون کال جاتی ہے اور اس کے بعد ججز بحال ہوتے ہیں، تو فار گاڈ سیک ہمیں جو تاریخ کے اندر جو حقائق ہیں ان کو بالکل مسخ نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو پہلے ہی آپ کو عرض کی، گزارش کی، ہمارے ملک کے اندر یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہر جگہ ہر موقع کے اوپر رہا ہے. ہر بندے نے اب باقی چھوڑیں، مجھے صرف ایک سوال. سر جی وہ میرا پروڈیوسر جو ہے نا ہائیبرڈ نظام ہے، میں اس کو نہ نہیں کر سکتا. مجھے ذرا موقع دیجیے، میں واپس آ کے آپ کو بھی موقع دوں گا، بات کمپلیٹ کیجیے گا. افتخار صاحب بھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ناظرین پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ہائیبرڈ نظام کی کہ ہائیبرڈ نظام ایکچولی کون سا تھا. خاور گومن صاحب گفتگو کر رہے تھے، مجھے بریک پہ جانا پڑا. خاور صاحب پلیز آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے پھر میں آگے جاتا ہوں. پلیز گو ہیڈ. میرا منصور ایک سوال، آپ تینوں میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے دوست ہیں میڈیا کے، خاص طور پر افتخار صاحب تو ہمارے استاد ہیں، نصر اللہ ملک صاحب بھی سینئر ہیں. ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا. انہوں نے کافی ذکر کیا نا مختلف تاریخی حوالوں کا نصر اللہ صاحب نے. 2019 کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، لندن کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے تحت، قائد کے تمام بڑے لیڈران بیٹھتے ہیں، اور وہاں پہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے ایکسٹینشن دینی ہے. وہ لوگ واپس آتے ہیں. یہاں پہ کمیٹی روم نمبر 2 کے اندر ان کی پارلیمانی میٹنگ ہوتی ہے، نون لیگ. اس کے بعد میڈیا ہم جاتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ سر وہ کیا فیصلہ ہوا ہے، اور وہاں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آن اوتھ کچھ فیصلے ہوئے ہیں، تو وہ ہم میڈیا کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے. اگر آپ تینوں میں سے کسی کو اس میٹنگ کے احوال کا پتہ ہے تو مجھے بتا دیں کہ اس میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ ہوا. میری صرف اتنی گزارش ہے، میں تو جب سے یہ سارا ماحول بنا ہے، ہمیں کوئی کسی کی اس کے اندر ڈیلیبریشن نیگوسیشن کی آن دا ٹیبل نہیں چاہیے. ہمیں صرف ایک کام چاہیے کہ ملک کے اندر جو ہے اس وقت جو آئین پاکستان ہے اس کو اپنی اصلی صورت کے اندر بحال کر دیں. خدا رہا اس کو ایز اے کنوینئنس ڈاکومنٹ نہیں، ایز اے سیکرٹ ڈاکومنٹ کے طور پر اس کو استعمال کریں. اور یہ جو آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی 90 دن سے ہم الیکشنز آگے کو لے کے جا سکتے ہیں، کم سے کم میری سمجھ میں تو ایسی کوئی اصل روس ہے، آئین کے اصل روس سے بحال ہونا چاہیے. افتخار صاحب یہ بالکل آئین کی پہلی بات ہے، میں ڈیموکریٹ ہوں. آئی ایم فار دا کانسٹیٹیوشن، آئی ایم فار دا پارلیمنٹ، اور جو بھی اس کے خلاف ہے میں اس کو فاسسٹ سمجھتا ہوں. فاسسٹ یہ جنگ ہے، ڈیموکریٹس ورسز فاسسٹ. رائٹ. 90 دن گڈ، کیا لکھا ہوا ہے 90 دن میں الیکشن کراؤ. اب الیکشن کروانے ہیں منصور علی خان نے، اور یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے الیکشن منصور علی خان کرائے گا. اب منصور علی خان کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ کہتا ہے جی الیکشن کروانے کے لیے مجھے یہ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ ریکوائرمنٹس مانگتا ہے، میرے پاس وہ ریکوائرمنٹس میں دینے کو تیار ہی نہیں ہوں. تو وہ میں 90 دن کے لفظ پہ کھڑا رہوں، یا جو اختیار کانسٹیٹیوشنلی منصور علی خان کے پاس ہے الیکشن کروانے کا، میں اس کو بھی تسلیم کروں یا نہ کروں؟ سر اب اس وقت اگر یہ سچویشن بن گئی، آپ نے نہیں کرائے 90 دن کے اندر الیکشن، تو عمران خان صاحب کافی زیادہ پھر پروٹیسٹ وغیرہ کریں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، میرے دوست اور پرابلم ہو جائے گی. منصور اتنا آپ نے ان کو امپورٹنٹ بنا دیا ہے، اب اس سے اوپر تو نہیں جا سکتے نا پاپولیرٹی. میرے دوست میں یہی کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی بری بات تو نہیں کی، میں نے کہا کہ پاپولیرٹی کا یہ گراف ہے، اس گراف سے اوپر تو نہیں جا سکتے نا، ایک گراف ہی ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں اس گراف سے جا کے وہ گر جائیں گے، نہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہوگا نا. ایک ان کا گراف ہے، بہت خوبصورت گراف ہے، یہ 1600 افراد کے بعد گراف کی تو سمجھ آ گئی ہے. وہ بیس نہیں ہے، بیس یہ کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اس کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ. اوکے، کانسٹیٹیوشن کی یہ ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنا ہے میں نے، اور میری بھی ریکوائرمنٹ ہے، تو میری بھی ریکوائرمنٹ پوری کر دو، الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اس ڈیبیٹ میں صدر پاکستان کو جمپ ان نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کیس پینڈنگ پڑا ہے ہائی کورٹ میں. اچھا، ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ پڑا ہے. عارف الوی صاحب نے جو خط لکھا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. یہ خط جو لکھا ہے اسے پہلے دیکھنا، یہاں پہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے اسی معاملے پہ 90 ڈیز پہ، کہ گورنر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ میں گھمن کو میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ MRD کی تحریک صرف پیپلز پارٹی کی تحریک نہیں تھی، اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی تھی، اور اس کی جو ہائی جیکنگ کہتے ہیں ذوالفقار نے کی، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. MRD کی تحریک نے مجبور کر دیا ضیاء الحق کو کہ الیکشنز کی طرف جائے، وہ الیکشن کی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. آگے چلیں اگلے ٹاپک پہ ذرا بات کرتے ہیں. نصرت ملک صاحب، ایک بات جو ریکارڈنگز کے حوالے سے، آج خان صاحب نے ایک پوری پریس کانفرنس کی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آج ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی کی پرائیویسی بریچ کی جا رہی ہے. ایجنسیز کے اوپر انہوں نے الزام لگایا
کہ یہ کیا کام آپ لوگوں نے پکڑ لیا ہے. یہ میری پرائیویٹ ڈسکشنز، میری وائف کی پرائیویٹ ڈسکشنز، وہ بھی جو ہے ان کو لیک کیا جا رہا تھا، اور میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں، وہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ لیک کی جا رہی تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب باجوہ صاحب تھے. ہاں میرا خیال ہے اس وقت، جی اس وقت کی بات، اس وقت کی بات ہے، اس کے بعد کی بھی بات ہے. یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نہیں ابھی یہ تو پرسوں آج کی پرسوں کی آڈیو ہے. پہلی وہ باجوہ صاحب والی بات جی ہے. اس کی بھی بات ہے. فیض صاحب تھے میرے خیال اس کے سربراہ ISI کے. جی ملک صاحب. منصور صاحب، ایک تو خاور صاحب کی اگر مجھے اجازت ایک وضاحت کر دوں، انہوں نے لندن کا ذکر کیا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا. چلیں ایک میٹنگ کا ذکر میں بھی کر دیتا ہوں. اچھا. عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں اپنی میٹنگ میں، ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر اس کے جو ہے وہ رپورٹ بھی کرتے ہیں، میں آپ سے ملوا بھی سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب اس بارے میں پوچھا گیا عمران خان صاحب سے میٹنگ میں کہ کیا جنرل باجوہ کو نواز شریف ایکسٹینشن دیں گے، تو عمران خان صاحب نے جو ایگزیکٹ جملہ کا وہ سننے والا، انہوں نے کہا کہ جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں وہ جنرل باجوہ کو کبھی ایکسٹینشن نہیں دے گا. اچھا. اب مسئلہ یہ ایکسٹینشن دیکھیں، وہ ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، یہ ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور یہ کمروں میں بیٹھ کے کیا اجلاس ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. اب ایک خبر میں بھی بیچ میں ڈال دوں، جی کیونکہ جب سب کی بات ہوتی ہے تو جنرل باجوہ کی بھی بات کر لیں کہ جنرل باجوہ نے خود کیا کہا. جنرل باجوہ یہ کلیم کرتے ہیں، اوبیسلی مجھے نہیں پتا، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی جب ان کی ایکسٹینشن کے بارے میں ان کو پتہ لگا تو عمران خان صاحب نے سے ان کی جب اگلی انٹریکشن ہوئی ایکسٹینشن اناؤنس ہونے کے بعد، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بات تو میں کئی مہینے پہلے فیصلہ کر چکا ہوا تھا، اس میں عمران خان صاحب نے تسلیم کیا ہوا. اور میں ایک خبر میں آپ کو دیتا ہوں کہ اتنے خوش قسمت تھے باجوہ صاحب کہ پوری پارلیمنٹ ان کے ساتھ تھی، ایک ووٹ بھی کم نہیں ہوا. جی ملک صاحب، اور دوسری جو بات آپ نے کی اس حوالے سے، ریکارڈنگ کے حوالے سے، یہ جو آپ کا انٹرویو مجھے یاد ہے، میں نے پورا سنا ہوا ہے. یہ اس وقت آپ نے جو سوالات کیے تھے ریکارڈنگ کے حوالے سے، یہ ریکارڈنگ مریم نواز کی ٹیپ آ چکی تھی، اشتہارات کے حوالے سے وہ کوئی ڈائریکشن دے رہی تھی، ایک اور گروپ کے بارے میں بات کر رہی تھی. تو آپ نے یہ سوال پوچھا تھا عمران خان صاحب سے کہ یہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے، کوئی نیشنل سیکورٹی پہ بھی بات نہیں ہو رہی تھی. تو خان صاحب اس وقت اس بات کو جسٹیفائی کرتے تھے کہ یہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے، اس لیے کہ خان صاحب سب ریکارڈنگ کروا رہے تھے. سر لیکن ان کا اعتراض یہ ہے کہ ریکارڈنگ ہونا تو وہ آج بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ریکارڈنگ لیک کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا، اس زمانے میں جب لیک ہو رہی تھی اسی ریلیونسی پہ آپ نے سوال پوچھا تھا نا. آپ نے تو، آپ کے پاس اور تو کوئی چیز نہیں تھی. نہیں اور تو کوئی. جب آپ نے سوال پوچھا کہ یہ ریکارڈنگ جو منظر عام پر آئی ہے، کیا عمران خان صاحب یہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے، وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے. اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریکارڈنگ منظر عام پر نہ آئے، باقی ساری آ جائے. مسئلہ یہ دیکھیں، دوسری بات رہی یہ جو ہم پریشر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کیوں وہ چاہتے ہیں. افتخار صاحب کو سر میں ایک منٹ میرے آپ دونوں سے بڑا ایک مدبانہ میرا صرف ایک اختلاف ہے کہ ہم یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ کسی کی بھی ریکارڈنگز جو ہیں وہ اس طرح پبلک نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہم نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا سیاستدانوں کو، کیا بیوروکریٹس کو آئین اور قانون کا احترام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کبھی کسی کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کبھی کسی جج سے فیصلہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ آئین کی پاسداری تو یہی ہے نا کہ کوئی کہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. اس آڈیو ریکارڈنگز کی وجہ سے دو سوال اٹھ گئے نا، ایک کیا ریکارڈنگز ہونی چاہیے، دو کیا آپ کو اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے. دونوں سوال اٹھ گئے. ریکارڈنگ ہونی چاہیے کیونکہ اسٹیٹ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات جو کہ یہ عمران نے آئی ود اپنا وائٹ ہاؤس میں بھی پرائم منسٹر کی کرے نا، سب کی ہوتی ہے ریکارڈ. ڈاکٹر یاسمین راشد کی کیوں ہو رہی ہے؟ ریکارڈ رکھنا نہیں، وہ پرائم وہ اس لیے کی کہ ہر صورت حال میں باتیں چلتی رہتی ہیں. نمبر ایک. دوسری بات ہے اصل کھیل ہے 16 ستمبر کی. اب یہ پہلے 16 ستمبر، یس 16 ستمبر کو ایک چیف، 6 ستمبر سنا تھا ہم نے، ایک اور چیف نے جانا نا. کھیل کون سے چیف؟ ایک چیف کے لیے پہلے کھیل ہوتی رہی. کس چیف کی بات کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان. پہلے ایک چیف جسٹس کے لیے کھیل ہوتی رہی، اب وہ دوسرے چیف جسٹس کی کھیل تک جانا چاہتے ہیں. دس از دی اسٹوری. اس کو آپ خبر دے رہے ہیں یا ہنچ دے رہے ہیں اپنا؟ نو سونا کو دس مین ول بی ریٹائرڈ اینڈ دی نیو مین. اسی چیف جسٹس کے خلاف ایک کمپین چلی، اسی چیف جسٹس کے خلاف آپ نے ایک ریفرنس بھیجا، آپ نے اس کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کی. کس کے کہنے پہ؟ عوامی مفاد میں. آج آپ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ نہیں ہوتی، تب چیزیں ڈاکومنٹس نکال کے آپ ایف بی آر سے اور ایف آئی اے سے نکال کے جس کی اجازت نہیں ہے. خاور صاحب ضرور کریں. جی خاور صاحب. جی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ جو ریفرنس آیا تھا اس کا کسی دن آپ نا پورا پروگرام کیجئے گا اور بتائیے گا کہ وہ ریفرنس کس نے کیسے بھجوایا تھا. اب مسئلہ تو وہی آ جاتا ہے نا کہ ہم وہ نا آدھی سٹوری بتاتے ہیں، پوری سٹوری بتاتے نہیں. جی اس ریفرنس کی بات کر. اچھا عمران خان صاحب خود مانے میں نے غلطی کی.
सर साहब, मैं वही- खबर साहब, आपके पास कोई मैं इन्फॉर्मेशन है तो सर शेयर कीजिए, बताइए। वैसे ही सिर्फ बता सर, मैं- दीजिए रेफरेंस कहाँ से आया था सर? देखें प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क के अंदर कि इमरान खान ने जो सबसे बड़ी गलती की और जिसका वो बरमला एतराफ भी कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें आउटसोर्स की हुई थी। ये कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो कोई डकी छुपी है। हमें आउटसोर्स की आउटसोर्स सुबह हम पहली तस्वीर हमें क्या मिलती थी, राइट साइड पे बाजवा साहब बैठे हैं और सामने वो जनरल फायद मीसा बैठे होते थे पार्लियामेंट, वो जो उनके जो लॉन होता था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, तो सबको पता है वो सबसे पहली तस्वीर वहीं से ये निकला करती। अच्छा, उसके बाद वहां से इसके ऊपर इतराज होता रहा, बिल्कुल इसके ऊपर कमेंट भी किया सारी दुनिया, हमने भी इसके ऊपर कमेंट किया कि इमरान खान साहब ने ये काम किया और वो जिस चीज की बात करते हैं। अब सवाल जो हम उठा रहे हैं ना, अब माजी की अगर आपने किसे कहानियां बयान करनी शुरू कर दी है ना कि जी 90s में किसने क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, तो क्या हमने यही चीजें डिस्कस करते रहना है? और अभी इफ्तार साहब ने बात की ना, खुदारा आर्टिकल 220, मंसूर प्लीज अपने प्रोड्यूसर को कहें वो आपको कहे और आप ये पढ़ दें, आवाम के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमें आइन के ऊपर अमल अगर हम करेंगे उसमें क्या है, फिक्र है, आप बता दें क्या है आइन क्या उसमें आइन उसके अंदर लिखा हुआ है कि तमाम फेडरल और प्रोविंशियल की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई मांगना नहीं है, कमीशन ने हुक्म देना है, उन्होंने हुक्म देना है जो ठीक है। और सर वो मुझे हुक्म आ गया सर, हुक्म आ गया, दोबारा हुक्म आ गया सर, सर हुक्म आ गया सर, हुक्म जाते जाते जी और उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसके सारी अथॉरिटीज ताबे हैं, सियासतदान खड़े होके फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब सारे उसको जो गालियां देते हैं वो किस आइन की रूह से आती है? ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। $1 मिलियन क्वेश्चन, आखिरी मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट रह गए हैं। मैं सारे मेहमानों को चाहूंगा कि वो जल्दी 40 सेकंड के अंदर इस बात का जवाब दें, खास का जवाब दें। खावर गुमन साहब, सबसे पहले आपसे, सर इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो गए इस हफ्ते तो क्या होगा? इससे कोई बड़ा हंगामा नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो बाल है वो ऑलरेडी कोर्ट्स की कोर्ट में जा चुकी हुई है। मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे अहम मसला ये है कि आइन की अमलदारी होनी है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह अहकामात आ जाएंगे। मैंने आपको आर्टिकल 220 कोट किया, आर्टिकल जो 7 है ना मंसूर, मैं उसकी तारीफ करते हुए फिर आप कंक्लूड करूंगा। आर्टिकल 7 रियासत पाकिस्तान की तारीफ करता है और रियासत पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या की गई है, हुकूमत वक्त, और उसके ब्रैकेट के सामने लिखा जाता है पार्लियामान, प्रोविंशियल असेंबली और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, दैट्स इट। और उसका बुनियादी जो आंसर है वो है इलेक्शन। For God's sake, let the people of Pakistan सर मैं सर टाइम मेरे पास कम है, मुझे जरा बाकी मेहमानों से भी इसका जवाब लेने दीजिए। इफ्तिखार साहब, बड़ा सवाल, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार अगर हो गए तो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आएगा। सर लोग उमड़ आएंगे जी, आने दें, अच्छी बात है, अच्छी बात। जब वो कहते हैं जब हुकूमत गई थी तो हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आ गए, अच्छी बात है, और लाखों आ जाए फिर क्या होगा? सर एनआरकी, लाखों आ जाए फिर क्या होगा? नहीं, लाखों आ जाए फिर क्या होगा? अच्छा, नेचुरल थिंग ना यार, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। मलिक साहब, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा? समाज चलता रहेगा, आप अपना प्रोग्राम करते रहेंगे, दुनिया ऐसे ही अपनी रूटीन में चलती रहेगी, कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब कहते थे मुझे इक़्तिदार से निकाला गया, कि लोग कहते हैं भुट्टो से भी बड़ा लीडर है ये। सर गुजारिश है, खुदा का वास्ता देखो, बात सुनो, प्लीज ये नहीं चलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब जब निकले थे जीटी रोड पर, तब भी कुछ लोग उन्हें कह रहे थे कि जब आप जीटी रोड पे होंगे तो सारे इदारे आपके मंसूर साहब, मियां साहब को चुप करके आराम से, आपको याद है? अच्छा, इमरान खान साहब भी गिरफ्तार होंगे, कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से अल्टीमेटली क्या मामला उस एक फोन कॉल से हल होगा जो हमेशा आती है? मेरे ख्याल में अगर ये दोनों ने बैठ के मामलात हल ना की, देखिए इलेक्शन की बात खबर सब कर रहे हैं, ठीक है इलेक्शन होने चाहिए, तय किसने करना है? और बाकी सूबों में तो नहीं है यार, पाकिस्तान 2 सूबों का नाम नहीं है, इलेक्शन करवा देंगे, 2 सूबों का नाम नहीं है पाकिस्तान करवाएंगे, फिर सूबाई में आप मुल्क के निजाम को देखें, उसको क्या हम करना चाहते हैं। ठीक, मिल बैठे, इलेक्शन का रास्ता निकाले, बड़ी गोल्डन बात, प्रोग्राम मेरे ख्याल में यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। बड़ी गोल्डन, मिल बैठे बहुत। मलिक साहब, खावर गुमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिल बैठना ही बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते पता नहीं तब तक इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं नहीं, तब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।